जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा शिवाजी नगर। यानी कि उत्तराखंड का जो औरंगजेबपुर था अब वो क्या हो गया है? शिवाजी नगर हो गया है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जनपद के कुछ स्थानों के नाम बदले गए हैं। लगभग 18 स्थानों के नाम बदले गए हैं। और दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा है कि ये जो नाम बदले गए हैं ये लोगों की भावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप बदले गए हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से नाम बदले गए हैं। तो औरंगजेबपुर का नाम हो गया है शिवाजी नगर, और गाजी वाली का नाम हो गया है आर्य नगर, चांदपुर का हो गया है ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का नाम हो गया है मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली का नाम हो गया है अंबेडकर नगर, और इदरीसपुर का नाम नंदपुर कर दिया गया है, खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर और मियांवाला का नाम रामजी वाला कर दिया गया है। इसके अलावा पीरवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्लापुर का नाम दक्ष नगर कर दिया गया है। नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग कर दिया गया है। इसके अलावा पनचक्की से ITI मार्ग का नाम गुरु गोवलकर मार्ग कर दिया गया है और नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी कर दिया गया है। तो ये लगभग 18 नाम है जो बदले गए हैं उत्तराखंड में। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को और ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। राजधानी इसकी देहरादून है। वर्तमान में गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ का एक प्रमुख बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड की लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड। इसकी सीमा नेपाल और यहाँ पर तिब्बत से लगती है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा भारतीय शहर 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा राजगीर। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई कि जो 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप आयोजित किया जा रहा है, यह इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और ये 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा बिहार के राजगीर शहर में। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 29 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2025 तक। दोस्तों, यह दूसरा मौका है जब भारत पुरुषों के एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी 2007 में। उस समय इन खेलों का आयोजन किया गया था चेन्नई में और उस समय 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में बिहार के राजगीर शहर ने नवंबर 2024 में 8वीं महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी, जिसे भारत ने जीता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाएं। बात करते हैं पुरुष एशिया कप की। तो दोस्तों, पुरुषों का जो एशिया कप है हॉकी का, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यानी कि यह प्रतियोगिता पहली बार 1982 में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है एशियाई हॉकी महासंघ। दक्षिण कोरिया एशिया कप जीतने के मामले में सबसे आगे है, यानी सबसे सफल टीम है। इसने 5 बार एशिया कप को जीता है हॉकी के और भारत ने 3 बार जीता है, 2003, 2007 और 2017 में। और आपको याद रखना है कि जो 2022 का संस्करण हुआ था ये इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में हुआ था, जिसको साउथ कोरिया ने जीता था। देखिए दोस्तों, भारत में हॉकी को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन होती है? वो होती है हॉकी इंडिया। इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और यह भारत में हॉकी का संचालन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की, जो कि खुद एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 की शुरुआत भारत और किस देश के बीच हुई है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास आयोजित किया जाता है।
तो 2025 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये जो चौथा संस्करण हो रहा है यह 1 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। और दोस्तों यह एक त्रिसैन्य अभ्यास है, यानी कि इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसमें भारत अमेरिका की तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। दोस्तों अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का जो आयोजन किया जा रहा है यह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया जा रहा है। तो जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में ये जो पूर्वी समुद्री तट है जिसमें बंगाल की खाड़ी का एरिया, हिंद महासागर का एरिया जो आता है, यहाँ पर यह अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता व आपदा राहत गतिविधियों के संचालन हेतु पारस्परिक सहभागी क्षमता विकसित करना है। दोस्तों इसमें भारत की नौसेना के जहाज, जलाश्व, घड़ियाल, मुंबई और शक्ति शामिल हो रहे हैं। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का जो पहला संस्करण हुआ था ये 2019 में हुआ था, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास होता है और वज्र प्रहार अभ्यास होता है, यह एक विशेष बल अभ्यास है। इसके अलावा कुछ और ऐसे अभ्यास हैं जिसमें भारत और अमेरिका भाग लेते हैं, जैसे मालाबार अभ्यास। तो मालाबार अभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान। रेड फ्लैग अभ्यास ऐसा अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका और अन्य देश भी इसमें शामिल होते हैं। रिम पैक में भी ऐसा ही होता है, यानी भारत, अमेरिका और इसके अलावा अन्य देश भी इसमें शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो अंग्रेजी अभी हाल ही में अमेरिका की आधिकारिक भाषा बन गई है। अमेरिका ने चाइना पर 10% टैरिफ का आदेश लागू किया है। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में चुन लिया गया है। भारत अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदेगा। अमेरिका WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया है। हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक को बैन किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी हाल ही में शिक्षा विभाग को बंद करने के फैसले से जुड़े ऑर्डर पर सिग्नेचर भी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गैब्रियल वॉरेक फॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा चिली। तो चिली के जो प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल वॉरेक फॉन्ट, वो 5 दिन की भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो ये उनकी प्रेसिडेंट के रूप में भारत की पहली यात्रा है, इस बात को आप याद रखिएगा। वो अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात करेंगे। बात करते हैं चिली की। तो दोस्तों चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल क्या है इसकी? सैंटियागो। क्या है दोस्तों? सैंटियागो। और करेंसी क्या है इसकी? चिली पैसो। दोस्तों यहाँ पर आप दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक पार्ट देख पा रहे हैं और ये जो देश है ये चिली देश है। ठीक है, इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये देश है। यह बोलिविया, पेरू, अर्जेंटीना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी इसकी सीमा बोलिविया देश, पेरू और अर्जेंटीना से लगती है। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। ठीक है, और दोस्तों एक काफ़ी फेमस है लिथियम ट्राइंगल। तो ये अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली देश के बीच एंडीज पर्वत के क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर बोलिविया देख पा रहे हैं, ये है चिली और ये है अर्जेंटीना। तो इन तीनों देशों के बीच एक लिथियम ट्राइंगल है जहाँ पर लिथियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी यहाँ पर लिथियम का काफ़ी अधिक मात्रा में भंडार भी है। दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला एंडीज वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना देश में फैली हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सरली बोटचबे। अगला क्वेश्चन है, सरली बोटचबे का संबंध किस देश से है जिन्होंने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा इसका घाना। तो घाना देश की हैं सरली बोटचबे। तो वो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की अभी हाल ही में महासचिव बनी है और वे 7वें नंबर की महासचिव बनी है। और दोस्तों आपको उनके बारे में ये याद रखना है कि वो
राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला भी बन गई हैं। उनका कार्यकाल कितना होगा? 4 साल का होगा। और दोस्तों वो किस देश से हैं इसको भी आप याद रखिएगा, वो घाना देश से हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव के रूप में किसका स्थान लिया है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का। ठीक है, जो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है यह राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव के रूप में पद ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। और पहली अफ्रीकी कौन बन गई हैं? सरली बोटचबे। ये दोनों बात आप जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं राष्ट्रमंडल की यानी कॉमनवेल्थ की। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी, लेकिन साल 1931 में वेस्टमिंस्टर की संधि के जरिए इसे औपचारिक रूप दिया गया था। इसके मेंबर कितने हैं? 56। दोस्तों इन 56 देशों में से 4 देश ऐसे हैं जिसमें मोजाम्बिक, रवांडा, गैबोन और टोगो देश शामिल हैं, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य नहीं थे, फिर भी ये कॉमनवेल्थ में शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। कॉमनवेल्थ के प्रमुख के रूप में किसे घोषित किया गया है? ब्रिटिश सम्राट को, यानी कि जो भी ब्रिटेन का राजा होता है वही कॉमनवेल्थ का प्रमुख होता है। जैसे अभी चार्ल्स तृतीय जो है वो ब्रिटेन के राजा हैं, तो वो कॉमनवेल्थ के प्रमुख भी हैं। कॉमनवेल्थ के मूल सदस्य कौन कौन हैं? तो इसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यू फाउंडलैंड और आयरिश मुक्त राज्य, ये इसके मूल सदस्य हैं। दोस्तों भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका 1947 में आज़ादी पाने के बाद कॉमनवेल्थ में शामिल हुए थे। कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मई को मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा बहुत ही डिटेल से। तो इसको आप कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जा करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस कोर्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है जिसका नाम है अर्जुन 200। तो ये कूपन कोड यूज करके आप इस कोर्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की, यानी 2 साल तक आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं बहुत ही आराम से, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है राजा गुप्ता सर ने। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, SRMB स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो SRMB स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, तो वो अब SRMB स्टील के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव भी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। जैसे स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह बने हैं, और वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर PB सिंधु, MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन, UNHCR के गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स बने हैं, बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य रॉय कपूर, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर PB सिंधु, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान, सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी। दोस्तों MS धोनी SBI के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, DBS बैंक इंडिया के MD और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अंबुज चांदना को। तो अंबुज चांदना जो हैं वो DBS बैंक इंडिया के MD और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने इस पद के लिए प्रशांत जोशी का स्थान लिया है। अब बात करते हैं DBS बैंक की। तो दोस्तों इसे DBS बैंक लिमिटेड बोला जाता है, जो कि सिंगापुर का एक बहुराष्ट्रीय बैंक है। तो जो DBS बैंक इंडिया है यह DBS बैंक लिमिटेड की भारत में एक शाखा है,
और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को की गई थी। यानी जो डीबीएस बैंक लिमिटेड है इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को की गई थी। मुख्यालय इसका सिंगापुर में है, जबकि जो डीबीएस बैंक इंडिया है इसका मुख्यालय मुंबई में है। डीबीएस बैंक इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? रजत वर्मा। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। हाल ही में कुछ नियुक्तियां की गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सुनील कक्कड़ मारुति सुजुकी के पूर्णकालिक निदेशक बने हैं। जसप्रीत बुमराह L&T फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। राहुल भावे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI के MD और CEO बने हैं। और संजय सिंह UWW एशिया ब्यूरो के सदस्य बने हैं। राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। और अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है मनीषा भानवाला ने। तो यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर हो गई कि जो मनीषा भानवाला है यह रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। तो उन्होंने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में, अगला क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है मनीषा भानवाला ने। तो यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर हो गई कि जो मनीषा भानवाला हैं ये रेसलिंग से संबंधित हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मनीषा भानवाला का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या बताएंगे? रेसलिंग से उनका संबंध है। तो भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। मनीषा भानवाला ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है ये आयोजित की गई थी जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। अगला क्वेश्चन है जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो दोस्तों अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को अभी हाल ही में ऑफिशियली तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों यह हाथ से निर्मित की जाने वाली वस्त्र कला है जिसमें वस्त्रों पर प्रिंट बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे कपड़े होते हैं जैसे कुर्ती, चुनरी, कुर्ता, धोती, पगड़ी, शॉल, इन सभी पर प्रिंट बनाए जाते हैं। तो इसी कला को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जो कला है ये अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों भारत में जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो जीआई टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी एक कुछ खास पहचान होती है, किसी क्षेत्र से उसकी खास पहचान होती है, तो उस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2003 को की गई थी। पहली बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला स्टेट कौन है? यूपी। तो यूपी में 75 से ज़्यादा जीआई टैग हैं। सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला शहर कौन सा है? वो है वाराणसी। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट जीआई टैग डिस्कस करते हैं, जैसे घर चोला हस्तशिल्प गुजरात से है, पश्मीना ऊन लद्दाख से, और अजरक प्रिंट गुजरात से, सांझी क्राफ्ट मथुरा यूपी से, जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा ये त्रिपुरा से, बांसुरी पीलीभीत यूपी से, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश से, तिरंगा बर्फी वाराणसी से, और मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग ये असम से संबंधित हैं। आदिवासी पोशाक रिसा ये त्रिपुरा से, और अभी हाल ही में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया था जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मायना स्वामी को अभी हाल ही में उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो उगादी पुरस्कार है यह आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लें। तो 2025 में प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायाना स्वामी को उगादी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें कला रत्न उपाधि दी जाती है, हंसा पदक दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र और कुछ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं, जैसे टॉम क्रूज को फ्रांस का एरोनॉटिक्स मेडल
प्रदान किया गया है। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार। एनोरा फिल्म अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है। और कीर्ति चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक दिलबर खान को प्रदान की गई है। स्कॉच अवार्ड 2025 नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है लियोनेल मेसी को। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 साईं परांजपे को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें मार्च की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024 के करंट अफेयर्स और 2025 के करंट अफेयर्स की ई बुक को आप बहुत ही कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्राइस है 199, लेकिन इसमें अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पैकेज है कूपन कोड है पैकेज 100। तो ये कूपन कोड यूज करके आप ये ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पीएम मोदी की निजी सचिव कौन बनी है? निधि तिवारी। मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जकूब मैनसिक ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? चेक रिपब्लिक। 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। भारतीय वायुसेना ने किस देश में इनियोचोस 2025 वायु अभ्यास में हिस्सा लिया है? ग्रीस। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनेस्को। और किस अंतरिक्ष एजेंसी का गया अंतरिक्ष मिशन समाप्त हो गया है? ESA। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कुल कितने एशियाई शेरों की मौत हुई है? 669। किस राज्य में 13 थाना क्षेत्रों को छोड़ करके अफिस्पा कानून लागू किया गया है? मणिपुर। और अमेरिका की एल यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राणा दासगुप्ता को। ओडिशा दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। तो ये सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप नोट। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र डिस्कस करेंगे, जैसे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है देहरादून में, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है चंडीगढ़ में, और NRSA या NRSC राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है शिलोंग में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में। अंतरिक्ष विभाग और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और UR राव उपग्रह केंद्र है बेंगलोर में। इंफ्रारेड वेधशाला है माउंट आबू में। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है अहमदाबाद में। तो ये भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं, इन्हें आप नोट जरूर करें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के NSA कौन है? तो वो हैं अजीत डोभाल जी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अजीत डोभाल बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे अधिक GI टैग वाला राज्य कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ऐप पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर GK GS की ई बुक भी मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री साइंस इन सभी को कवर किया गया है। इसके अलावा ये सभी कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, जिसमें इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, MP के सभी एग्जाम के लिए बैच मिल जाएगा, SSC का फाउंडेशन बैच है, GK GS का फाउंडेशन बैच, मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, रेलवे का फाउंडेशन बैच, ये सभी बैच आपको ऐप पर उपलब्ध हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।